एक राजनीतिक भूचाल की आहट है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो दिल्ली के तख्त को हिलाने का दम रखती है। सोचिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने अभी अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उनकी सरकार सिर्फ 2 महीने की मेहमान है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि राजनीतिक शतरंज की बिसात पर बिछाई जा रही एक सोची समझी चाल है, जिसका रिमोट कंट्रोल सिर्फ एक राज्य के चुनाव में छिपा है। आपको लगेगा ये कैसे मुमकिन है, हमारे मुख्यमंत्री तो पलटी मारने में माहिर हैं, पर इससे केंद्र की सरकार कैसे गिर सकती है। चलिए इस पूरी कहानी के धागे खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब होने वाला है। इस कहानी की पटकथा 19 अप्रैल 2024 को लिखनी शुरू हुई, जब देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा। 7 चरणों में वोटिंग हुई और 1 जून को संपन्न हो गई। पिछले 10 साल से चल रही मोदी सरकार ने इस बार अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया था। सरकार का काम ही होता है अपनी जीत का माहौल बनाना, ताकि जनता का भरोसा जीता जा सके। लेकिन हद तो तब हो गई जब बिका हुआ मीडिया भी एग्जिट पोल में 400 से ज्यादा सीटें दिखाने लगा। ऐसा माहौल बना दिया गया मानो बीजेपी की 400 पार की जीत पक्की है। पर 4 जून 2024 को जब नतीजे आए तो सारा खेल पलट गया। बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीटें और कांग्रेस को 99। ये एक ऐसा झटका था जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अब सरकार बनाने का मौका दोनों के पास था, बस जरूरत थी कुछ छोटे दलों के साथ की, जिसके साथ ये छोटे दल जुड़ जाते दिल्ली का ताज उसी के सिर सजता। जल्द ही तस्वीर साफ हो गई जब बिहार के नीतीश कुमार अपनी 12 सीटों के साथ और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू अपनी 16 सीटों के साथ बीजेपी के साथ आ गए। देखते ही देखते और भी छोटे दल जुड़े और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का आंकड़ा 293 तक पहुंच गया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सरकार तो बन गई, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ क्यों गए। अगर वो राहुल गांधी के साथ जाते तो शायद उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी मिल जाता। असल में इसका जवाब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में छिपा है। उस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 43 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी को 74। तब नीतीश कुमार ने बीजेपी के समर्थन से ही बिहार में अपनी सरकार बनाई थी। तो जो इंसान बीजेपी की मेहरबानी से बिहार का मुख्यमंत्री बना बैठा हो, वो भला केंद्र में उन्हें धोखा कैसे दे सकता था। इसी एहसान के चलते उन्होंने केंद्र में बीजेपी का साथ दिया। पर इस बार की सरकार पहले की 2 सरकारों जैसी नहीं थी। ये मोदी के नेतृत्व में पहली बार बनी एक गठबंधन सरकार थी जो बैसाखियों पर टिकी थी। ये एक ऐसा ताश का महल था जो कभी भी ढह सकता था और शायद अगले 2 महीने में ढहने वाला भी है। असल खेल अब शुरू होगा, जब 2025 के नवंबर महीने में बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे। ये चुनाव मोदी सरकार के लिए शायद लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि यहीं से उनकी सरकार की नींव हिलने वाली है। बिहार की विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा है 122। फिलहाल वहां एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू मुख्य पार्टियां हैं और उनके पास कुल 125 विधायक हैं। मतलब बहुमत से सिर्फ 3 ज्यादा। सिर्फ 4 विधायकों के इधर उधर होने से नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है और यहीं पर सारा खेल छिपा है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव की आरजेडी है, जिन्हें 2020 में 75 सीटें मिली थीं। उनके साथ कांग्रेस और अन्य दलों का महागठबंधन है, जिसके पास कुल 110 सीटें हैं। जरा 2019 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, जब मोदी लहर में बीजेपी को केंद्र में 303 सीटें मिली थीं। उस जीत का असर ऐसा हुआ कि 2020 के बिहार चुनाव में भी बीजेपी को 74 सीटें मिल गईं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 19 पर सिमट गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पासा पलट गया। कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की और अपनी सीटें लगभग दोगुनी करके 99 तक पहुंचा दी। ये नतीजा सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा का था। अब तो बिहार चुनाव से पहले एक और यात्रा की तैयारी है और मुद्दा भी बड़ा है। अगर लोकसभा चुनाव की तरह ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सीटें बढ़ी और बीजेपी की घटी, तो महागठबंधन की जीत लगभग तय है। नीतीश कुमार को भी इस बात का डर सता रहा है, तभी तो उन्होंने चुनाव से पहले ही महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने का ऐलान कर दिया है, भले ही इससे सरकारी खजाना खाली क्यों ना हो जाए। उन्हें पता है कि अगर चुनाव जीतना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि बिहार में सरकार बदलने से केंद्र में मोदी सरकार कैसे गिरेगी,
तो सुनिए, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मान लीजिए बिहार में महागठबंधन चुनाव जीत जाता है, नीतीश कुमार हार जाते हैं। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो एक बार फिर पलटी मारकर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे और राहुल गांधी से कहेंगे, मुझे एक बार फिर बिहार का मुख्यमंत्री बना दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और राहुल गांधी ये मौका नहीं चूकेंगे। वो तेजस्वी यादव को केंद्र में गृह मंत्रालय या बिहार में उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर देकर मना लेंगे और नीतीश को सीएम बना देंगे। लेकिन इसकी एक कीमत होगी। राहुल गांधी कहेंगे, नीतीश जी, हमने आपको बिहार दिया, अब आप हमें केंद्र में अपनी 12 सीटें दीजिए। नीतीश कुमार खुशी खुशी अपनी 12 लोकसभा सीटें एनडीए से खींचकर इंडिया गठबंधन को दे देंगे। जैसे ही ऐसा होगा, मोदी सरकार की सीटें 293 से घटकर 281 रह जाएंगी। सरकार अब भी बहुमत में होगी, लेकिन अब वो बहुत कमजोर हो चुकी होगी। और तभी राहुल गांधी अपना ब्रह्मास्त्र चलेंगे। वो फोन मिलाएंगे चंद्रबाबू नायडू को और कहेंगे, नायडू जी, हम आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा ऑफर होगा जिसे चंद्रबाबू नायडू ठुकरा नहीं पाएंगे। वो तुरंत अपनी 16 सीटों के साथ एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और बस खेल खत्म। मोदी सरकार की सीटें 281 से घटकर 265 पर आ जाएंगी, जो बहुमत के आंकड़े 272 से कम है। मोदी सरकार गिर जाएगी। इतना ही नहीं, जैसे ही सरकार गिरेगी, महाराष्ट्र में बैठे एकनाथ शिंदे भी अपनी 7 सीटों के साथ कांग्रेस के पाले में आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है, जो बीजेपी ने उन्हें नहीं बनाया। अगर ये सब हुआ तो बीजेपी के पास केंद्र में सिर्फ 258 सीटें बचेंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, जिसका प्रधानमंत्री शायद चंद्रबाबू नायडू को बनाया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये सब ख्याली पुलाव है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? पर भारत के इतिहास में ठीक ऐसा ही हो चुका है। साल था 1977। इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी और उसे सिर्फ 154 सीटें मिली। जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनी, जिसमें आज की बीजेपी का पुराना रूप भारतीय जनसंघ और चौधरी चरण सिंह का भारतीय लोक दल मुख्य दल थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2 साल बाद 1979 में चौधरी चरण सिंह ने ज्यादा मंत्री पद मांगे, जो उन्हें नहीं दिए गए। बस वो अपनी 60 सीटें लेकर सरकार से अलग हो गए और कांग्रेस से जा मिले। अब किसी के पास बहुमत नहीं था। तब हारी हुई इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक चतुराई दिखाई। उन्होंने चौधरी चरण सिंह से कहा, तुम छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ो, हम बाहर से तुम्हें समर्थन देंगे और तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। चौधरी चरण सिंह मान गए और भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसकी अपनी पार्टी के पास सिर्फ 60 सीटें थीं। आज राहुल गांधी भी शायद वही 1979 वाला दांव खेलना चाहते हैं। भले ही कांग्रेस के पास सिर्फ 99 सीटें हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साथ आ जाएं, तो वो चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बनाकर बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2025 में हम 1979 का इतिहास फिर से देखने वाले हैं? क्या एक राज्य का चुनाव दिल्ली की सल्तनत को पलट देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।